नमस्कार। कोविड से लाखों रोगी अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ठीक होने के बावजूद भी उनमें से ज़्यादातर 85 टू 90% या उससे भी ज़्यादा नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। कुछ न कुछ समस्याएं उनको परसिस्ट कर रही हैं, जो उनके जीवन को नॉर्मल नहीं होने दे रही हैं। अब ये समस्याएं क्या हैं, इनकी देखभाल कैसे करें और इनसे उबर के अपने जीवन को नॉर्मल कैसे बनाएं, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वीडियो में हम इसी चैलेंज के इन तीनों मुद्दों को डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु कि ये समस्याएं क्या हैं, इनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? फिजिकल प्रॉब्लम्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे कॉमन है शरीर के अंदर अत्यधिक कमजोरी, बिल्कुल शरीर में से जैसे जान ही निकल गई है। उसके अलावा तरह तरह के दर्द हो रहे हैं, सर में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, मसल्स में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, खांसी परसिस्ट कर रही है, सांस किसी किसी की फूल रही है, किसी की हार्ट रेट बहुत तेज चल रही है, किसी की हार्ट रेट अचानक कम हो जाती है, किसी को डायरिया परसिस्ट कर रहा है, किसी को पेट में दर्द परसिस्ट कर रहा है, किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में जलन की फीलिंग होती है, भूख खत्म हो गई है। ये सारी एक लंबी लिस्ट है फिजिकल प्रॉब्लम्स की। और इससे ज्यादा लंबी लिस्ट है साइकोलॉजिकल यानी मेंटल प्रॉब्लम्स की। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि वो मेंटल पेशेंट बन गए, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। क्या है? सबसे बड़ा है एक डर। अचानक सबके मन में एक डर समाया हुआ है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। डिप्रेशन, बहुत भय है, परेशानी है और टेंशन इतना ज्यादा है कि मतलब स्ट्रेस के मारे सब लोग एकदम मरे से जा रहे हैं। और ये जो स्ट्रेस और ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो करती हैं, कई बार ये फिजिकल प्रॉब्लम भी, यानी कि आप स्ट्रेस में हैं और उसकी वजह से आपको सर दर्द होने लगा, आपको छाती में दर्द का एहसास होने लगा, या बॉडी में जितने भी मैंने फिजिकल सिम्टम्स डिस्क्राइब किए थे वो स्ट्रेस की वजह से फील होने लगे। उसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इनटू फिजिकल प्रॉब्लम। ये सारा कुछ मिल करके लोगों को 1% भी नॉर्मल नहीं फील होने दे रहा है। तो हमने इसका समाधान ढूंढा देखभाल शब्द के अंदर। अब देखभाल में देखिए 4 अक्षर है, द, ख, भ और ला। द यानी कि दवाओं से रिलेटेड जानकारी हम आपको देंगे, ख यानी कि खान पान से रिलेटेड, भ यानी कि भली भांति अपने तन और मन की देखभाल करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ल यानी कि लंग फाइब्रोसिस, जिसकी सबके मन में जबरदस्त चिंता है, उसको होने से कैसे रोके। जल्दी जल्दी चारों बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। अब पहला आया द यानी कि दवा। आप अगर होम आइसोलेशन में थे तो चांसेस हैं कि आप ज्यादा दवाएं नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अगर आप अस्पताल से मॉडरेट सीवियर डिजीज से डिस्चार्ज हुए हो तो आप बहुत लंबी लिस्ट ऑफ मेडिसिन पे होंगे। आप स्टेरॉइड्स पे होंगे, आप ब्लड थिनर्स पे होंगे, हो सकता है आप एंटीबायोटिक्स पे हों, एंटी फंगल्स पे हों और बहुत सारी दवाओं पे हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स एक बड़ी डेंजरस मेडिसिन है और उनको शीघ्र बंद किया जाना चाहिए। तो अपने डॉक्टर की सलाह से सबसे पहला स्टेरॉइड्स को जल्दी से जल्दी टेपर करके बंद करें। एक दूसरा, ब्लड थिनर्स यूजुअली डिस्चार्ज के बाद 2 या 3 हफ्ते तक लिए जाते हैं, अनलेस कि आपको कोई क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई हो, जब फिर उसको लंबे समय तक दिया जाता है। यह फैसला भी अपने डॉक्टर की सहमति से करें। यूजुअली डिस्चार्ज होने के बाद आपको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी बंद करें और अपने आप एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। आजकल लोग फंगस से डरे हुए हैं, बहुत से लोग एंटी फंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया किसी भी एंटी फंगल, एंटीवायरल या किसी ऐसी मेडिसिन का अपने आप सेल्फ सेवन ना करें। ये सब केवल डॉक्टर के निगरानी में ही दी जाती है। जब आप घर पे आ गए हैं तो आपको निगरानी किस किस की रखनी है? 3 चीजों की निगरानी रखनी है। सबसे पहला, अपना टेम्परेचर। अगर वो 100 से ऊपर है तो उसको हम जरूर सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का 98-99 टेम्परेचर है और उसके अलावा
आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी भूख अच्छी है, आपको खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका सैचुरेशन। अगर आपका सैचुरेशन 94 से ऊपर है या 92 93 भी है, 90 से ऊपर है, तो हम उसको ठीक मांगते हैं। अपना हार्ट रेट, क्योंकि कई लोगों को 110 120 से ऊपर हार्ट रेट है, तो उसको भी आप मॉनिटर करते रहे। अगर बहुत ज्यादा है तो आपको फिर डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अब कुछ चीजें जो एक रेड फ्लैग यानी वार्निंग, खतरे की घंटी क्या होती है। अगर कभी भी आपका 100 101 से ऊपर बुखार होने लगे, या आपका सैचुरेशन कम होने लगे, या आपका हार्ट रेट 130 140 इस रेंज में आ जाए, या कोई भी नए लक्षण, उनकी लंबी लिस्ट है, कोई नए लक्षण आपको डेवलप हो जाए फिजिकल, तो आपको तुरंत डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। तो ये तो था हमारा पहला द, यानी दवाएं जल्दी से जल्दी बंद करें और अपने को नॉर्मल महसूस करना शुरू करें। अब दूसरा आया ख, यानी खान पान। रोगियों को इस दौरान जरूर वेट लॉस हुआ होगा, आपको वो वेट वापस गेन करना है, तभी आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी। उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है। जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस, मछली, मीट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। अंडा खाते हैं तो 2-3 एग्स ले लें, या फिर पनीर लें, सोयाबीन की प्रिपरेशंस लें, मिल्क प्रोडक्ट्स लें। जो राजमा, चना और दालें हैं, ये भी वेजिटेरियंस के लिए अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। चीनी की मात्रा कम से कम रखें। बहुत से लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, अस्थमा या दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होंगे, तो वो उसके लिए जो भी डाइटरी प्रिस्क्रिप्शंस या जो दवाएं हैं उनको जरूर नियमित रूप से लें। फैट्स को बहुत ज़्यादा ना लें। फ्रेश फ्रूट्स लें, पानी 2-2.5 लीटर रोज लें, फ्रेश फ्रूट जूसेस पिएं, स्मोकिंग हरगिज ना करें, ड्रिंक और बाकी जो एडिक्शंस हैं उनको भी जहां तक हो सके अवॉइड करें। तो मील्स पे बहुत ध्यान देना है। ये तो हमारा था दूसरा ख। अब आते हैं हम तीसरे अक्षर पे, यानी कि भ। भरपूर ध्यान दें तन और मन। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, शरीर टूट गया होता है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्यों हो रही है? एक तो ये है कि जब इतने दिन आप आईसीयू में रहे, अस्पताल में रहे, तो खान पान पूरा नहीं हुआ, शरीर के अंदर इन्फेक्शन था, तरह तरह की दवाइयां गई, उन सब से फिजिकल स्ट्रेस था, वो कारण है। लेकिन उससे बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस क्यों? एक तो अस्पताल, बीमारी, आईसीयू, यह खुद एक मेंटल स्ट्रेस था। उससे ज्यादा लोगों में भविष्य का स्ट्रेस है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को अनसर्टेन टुमारो यानी कल क्या होगा इसका स्ट्रेस है। कोई दिन रात टीवी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे निगेटिव न्यूज देख देख करके, उसके कई कारणों से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है। अब हमें इस स्ट्रेस को कम करना होगा, हटाना होगा, तभी हमारी जिंदगी नॉर्मल हो पाएगी, और फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से नॉर्मल हो जाएगी। उसके लिए क्या स्टेप्स, मैं आपको चंद स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला जो अहम बिंदु है वो ये है कि वास्तविकता को स्वीकारें और सही कदम लेना शुरू करें। कृपया इस बात को समझ लीजिए कि 2021 के बचे हुए महीनों में जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नॉर्म्स हैं वो यहीं रहने वाले हैं, और हमको उनके दायरों के अंदर ही अपनी जिंदगी बिताना सीखना है, कम से कम इस साल के लिए। तो ये तो एक पहला बिंदु था, वास्तविकता स्वीकारें और उसकी तरफ सही कदम, उससे लड़िए मत, उसको एक्सेप्ट करिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा बहुत अहम बिंदु है कि अस्पताल में रह के और बाकी सब कारणों से, वर्क फ्रॉम होम से हमारी दिनचर्या जो 24 आवर बॉडी क्लॉक होती है वो खत्म हो गई है। ना कोई सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। हमें वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। हमें अपनी ओरिजिनल दिनचर्या को सीमित सीमाओं के अंदर ही वापस लाना है। उसके लिए सबसे अहम बिंदु क्या है? सबसे अहम बिंदु है रात का सोना। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को रिस्टोर करिए। कैसे न कैसे 10-11 बजे तक बेड पे चले जाइए। यह स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप, रेस्टोर योर स्लीप साइकिल। सुबह उठने के बाद मॉर्निंग की दिनचर्याओं से फ्री होके सबसे पहले एक्सरसाइज करिए। तो 30 से 40 मिनट का व्यायाम करिए, उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करिए, और उसके बाद 10 से 15 मिनट कुछ रिलैक्सेशन
या मेडिटेशन। अब देखिए, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, जो आपको सूट करता है, लेकिन 10-15 का मिनट का रिलैक्सेशन और मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। एक चीज जो बहुत यूजफुल है वो ये है कि हम लोगों को बहुत सारे एडिक्शंस लगे हुए हैं, किसी को खाने का, किसी को म्यूजिक का, किसी को टीवी का। ये सब नेगेटिव एडिक्शंस हैं। हमें अपनी जिंदगी का स्ट्रेस कम करने के लिए कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट और पॉजिटिव एडिक्शन ढूंढना है। पॉजिटिव एडिक्शन मतलब कोई ऐसा कार्य जिससे भला हो रहा हो, दूसरों का, आपका, और उसमें अगर आप मन अपना लगा देंगे तो उससे आपको स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु आता है कि हम इस लॉकडाउन वगैरह के समय में लोगों से बहुत दूर हो गए हैं। हमें हर समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, एक्चुअली ये सोशल डिस्टेंसिंग गलत वर्ड है, इसका सही वर्ड है फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें लोगों से फिजिकली तो दूर रहना है, लेकिन मन को एक दूसरे के पास करना है। जब कोरोना होता है तो हम कहते हैं डोंट मिक्स, आइसोलेट करो, लेकिन उससे रिकवरी के लिए जरूरी है कि हम लोगों के साथ मिक्स करें। अपने जो आपके फियर्स हैं, जो आपके मन में डर हैं, जो आपकी दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूसरों से साझा करिए। बहुत अच्छी सेइंग है कि प्रॉब्लम शेयर्ड इज प्रॉब्लम हाल्व्ड एंड समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आपने अगर अपनी समस्या दूसरों से डिस्कस की, हो सकता है वो एक आपको कुछ सोल्यूशन दें, कुछ आपको सुझाव दें, आपसे कहें नहीं आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी टीवी पर, व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें आ रही हैं, तो कृपया अपने को उन नेगेटिव न्यूज से दूर रखें। संगीत सुने, जो आपकी हॉबीज है उसमें ध्यान दें, नेगेटिव से अपने को सकारात्मक सोच की तरफ। यह रिसर्च ने शो किया है कि जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वो नकारात्मक सोच रखने वालों के मुकाबले 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं, ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा सफल रहते हैं। तो प्लीज इस नेगेटिव माहौल में भी अपनी सोच को सकारात्मक करिए। इससे आप अपना, अपनी फैमिली का, सोसाइटी का और पूरे देश का, सबका भला करेंगे, सबका स्ट्रेस कम होगा। अब पूरा एक और पॉइंट आया कि इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं ऑफिस बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हम इस सब को रिएक्ट करते हैं, उससे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और वो भी हमारे स्ट्रेस बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक चीज जान लीजिए कि हालात आपके बस में नहीं है, लेकिन हालात को आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया वो तो आपके बस में है। तो प्लीज हालात के साथ समझौता करिए और ये जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया इन हालात से गुजर रही है। अगर आप ऐसा समझ लेंगे और आपकी सोच उसके अनुसार ठीक हो जाएगी, तो याद रखिएगा आपकी सही सोच में आपके स्वास्थ्य की कुंजी है। तो अगर आप सही सोच रखेंगे, हालात को समझ के अपने रिस्पॉन्स को ठीक रखेंगे, तो वो हेल्दी होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब हम आए आखिरी बिंदु पे, यानी कि देख भ ल यानी कि लंग फाइब्रोसिस। ये एक ऐसा शब्द है जिससे सारे लोग थर्राए हुए हैं। लंग फाइब्रोसिस का सबको डर है। मैं आपको बताऊं लंग फाइब्रोसिस क्या होता है। जब हमारे लंग्स में स्वेलिंग होती है, निमोनिया होता है, तो वो सूज जाते हैं। बॉडी में कहीं भी अगर सूजन हो, चोट लगे, तो जब हीलिंग होती है तो वो ऐसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है। हीलिंग के टाइम टिश्यूज ऐसे सिकुड़ते हैं। उसी को जब लंग में होता है तो वो जो ऐसे फूले हुए लंग हैं, ये ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, उसी को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग का इन्वॉल्वमेंट कोविड के हर पेशेंट में होता है, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सब में। किसी में ना के बराबर होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में पूरा 100% होगा, लेकिन होता सब में है। और जब ये हील करेगा तो थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस हमेशा कॉज करेगा। हो सकता है वो क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट हो, ज्यादातर में, कुछ में सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, इसके लिए कुछ दवाएं हैं जो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन मैं उन 3-4 दवाइयां हैं, मैं उन दवाइयों के बारे में ये बता दूं कि पहली बात तो दुनिया में किसी भी ट्रायल ने अभी तक ये नहीं शो किया है कि उन दवाओं को कोविड में लेने से
फाइब्रोसिस को रोका जा सकता है। एक दूसरी जो बीमारी पहले होती थी जिनमें फाइब्रोसिस होती थी, उनके नॉलेज को यहां पर यूज किया जा रहा है कि शायद वो वहां हेल्प करती थी तो यहां भी हेल्प कर देंगी, लेकिन वहां भी किसी ने ये नहीं शो किया है कि वो हो चुकी फाइब्रोसिस को रिवर्स कर देती हैं या फाइब्रोसिस को सिग्निफिकेंटली रोक देती हैं। तो मैं उनके यूज के खिलाफ नहीं हूं, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि उनका रोल डाउटफुल है। लेकिन एक चीज जिसका रोल बिल्कुल डाउटफुल नहीं है वो है ये जो फाइब्रोसिस हो रही है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, लंग ऐसे श्रिंक कर रहे हैं। इस मैकेनिकल प्रोसेस को हम अगर मैकेनिकल प्रोसेस से ही अपोज करें तो वो एक बढ़िया सॉल्यूशन है, और वो प्रोसेस है गहरा सांस लेना और सांस खींच के उसको जितनी देर हो सके रोक के रखना, यानी डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग, जिसको हमने कोविड के पेशेंट्स में पहले भी करने के लिए कहा था और लाखों लोगों को उसको करने से फायदा हुआ है। यही चीज अगले 6 महीने, और ये जो फाइब्रोसिस का प्रोसेस है ये करीब करीब 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के अंत तक पूरी फाइब्रोसिस हो सकती है, ज्यादातर होने को 1 साल तक भी चल सकती है। अगर अगले 6 महीने हम लोग नियमित रूप से अपने लंग्स को ऐसे फुलाते रहें और फुला के उनको रोकते रहें और हम अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर रखें तो लंग्स इतने अच्छे फूल जाएंगे कि उस पर इस फाइब्रोसिस का कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। जिस दिन आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर आ गया, आप फाइब्रोसिस से अपने को बिल्कुल मुक्त समझ सकते हैं। कई लोग पूछते हैं ये हम आगे ज्यादा से ज्यादा कितनी बार देर तक कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 2 मिनट तक रोक सकता हूं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि 1 मिनट से ज्यादा कतई रोकने की ना कोशिश करें, उसकी जरूरत नहीं है और उससे नुकसान हो सकता है। 40 सेकंड से ऊपर तो एक्सीलेंट है, 30 to 40 बहुत अच्छा है, 30 से कम है तो आप कोशिश करके उसको 30 को पार करने की कोशिश करिए। हार्ट डिजीज के पेशेंट्स इसको प्लीज माइल्डली करें क्योंकि उनको फिर नुकसान हो सकता है, उनको ऐसा नहीं करना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। 2-3 बार अगर आप 10-15 मिनट के सेशंस गहरा सांस खींच के रोकने का कर लेंगे तो इससे लंग्स आपके इतने सुदृढ़, इतने अच्छे हो जाएंगे कि फाइब्रोसिस उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। हमें विश्वास है कि इस जानकारी के साथ आप इन समस्याओं से उबर करके अपने जीवन को वापस नॉर्मल ला पाएंगे। नमस्कार।